नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका है और अब द्वितीय चरण के लिए सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, यानी मुख्य परीक्षा के लिए, और जिसकी टेंटेटिव पॉसिबिलिटी नवंबर 2024 में है। यानी अभी से लगभग 3.5 माह का समय बचा हुआ है इस परीक्षा के लिए, और इसी समय को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के लिए एक रणनीति के अंतर्गत कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। तो सभी लोग जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने की संभावना तलाश रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए क्या रणनीति की आवश्यकता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है, और तमाम बातों को एक व्यवस्थित पैरामीटर के माध्यम से आगे बढ़ा करके इस मुख्य परीक्षा की तैयारी ज़्यादा बेहतर ढंग से की जा सकती है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में हमें क्या चीज़ें गौर करने वाली हैं, देखते सभी हैं, जानते भी सभी हैं, परंतु यथार्थ रूप में उसके लिए प्रयास किस प्रकार से प्रत्येक पहलू के लिए किया जा रहा है ये आवश्यक होता है। हमें इस परीक्षा में प्रश्न पत्रों की जानकारी है कि पहले इसमें 7 प्रश्न पत्र होते थे, अब प्रश्न पत्रों की संख्या 8 हो गई है, क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो पहले एक ही होता था, अब उसे 2 खंडों में बांट दिया गया है, और एक हिस्से में व्याकरण आ जाएगा, दूसरे हिस्से में निबंध आ जाएंगे। प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु या भाग क्या क्या है, अर्थात जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या हिस्से जोड़े गए हैं, इतिहास है उसके अंदर, या फिर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके अंदर, या फिर ज्योग्राफी है उसके अंदर। ऐसे तमाम हिस्सों की हमें व्यवस्थित बारीक जानकारी रखनी है। इसके लिए जो है जो शब्द और अंकों की स्थिति है कि कितने शब्द हमें लिखने हैं और कितने अंक उसके लिए हमें मिलने हैं, उसके भी हम जो है गहन अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार किस किस प्रकार से होने की संभावना है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार की क्या क्या स्थिति है, तो वो भी है इसमें हमें ध्यान रखना वाला है। उत्तर लिखने की रणनीति क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों की, कि किस स्ट्रैटेजी से जो है वो उत्तर को लिखें, यानी उन्हें कीवर्ड का निर्धारण कैसे किया जा रहा है, या फिर जो है उदाहरण किस तरह से उसके अंदर जोड़े जाने हैं, समसामयिक घटनाओं का विवरण अपनी बातों को अधिक स्पष्ट करने के लिए कैसे किया जा सकता है, ये भी इसका हिस्सा हो सकता है। कीवर्ड्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक उत्तर में किन किन शब्दों का वाजिब रूप से होना जरूरी है। इसके अलावा रिवीजन और डेली प्रैक्टिस की रणनीति कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा है और 3 घंटों के अंदर लगभग 2000 से 2500 शब्दों को लिखा जाना है, तो उसके लिए रोज की रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने प्रश्न लिखे जाने चाहिए, और समय प्रबंधन कैसे मैनेज हो। ऐसे इन तमाम पहलुओं का एकलव्य आईएएस एकेडमी में अवलोकन होता है, निर्धारण होता है, और तब इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी आरंभ होती है कक्षाओं के रूप में। अब जैसे सामान्य रूप से कुल प्रश्न पत्र 8 होंगे, समय प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटा रहना है, कुल जो नंबर होने हैं वो 1500 होने हैं, और उसके बाद साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए 150 अंक। इसमें ये बदलाव आया है, पहले जो हिंदी का पेपर 2 था वो अब जो है अलग, एक था अभी अलग अलग हो चुके हैं। फर्स्ट में जो है भाषा से संबंधित प्रश्न है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, जो 3 घंटे का होना है और 150 अंक होने हैं, और दूसरा सिर्फ निबंध का होना है जिसमें 3 निबंध आने हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और वो भी जो है 150 अंकों का रहना है। तो ये तो एक सामान्य जो है विषय हो गया। फिर इसके अलावा प्रश्न पत्र 3 जिसे हम जीएस फर्स्ट कहेंगे, इसको ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर हिस्से क्या क्या हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन प्रश्न पत्रों का जो समय है वो 3 घंटा है, शब्द सीमा जो लगभग 2000 से 2500 के बीच हमें लिखना होगा, तो इसके अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, जैसे इसमें हिस्ट्री
इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल मोमेंट, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो इसे हम विभाजित कैसे करें तैयारी करते समय, या फिर जो हम शब्दों का निर्धारण करें कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, उनकी संभावना क्या हो सकती है, तो ये हम इसको ध्यान में रखकर निर्धारित करते हैं। चौथा प्रश्न पत्र या जीएस में दूसरा प्रश्न पत्र है, ये इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है और सोशल जस्टिस है। इसमें भी इसी तरह की रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इसके लिए कैसे समय का विभाजन, शब्द सीमा का विभाजन और जो प्रश्न आने की संभावना है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके हिसाब से हम इसको भी विभाजित कर सकते हैं। फिर पेपर 6, 7, 5, 6, 7 और 8 ये 2 प्रश्न पत्र जो नए जुड़े हैं 2024 के बाद से पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में, जिसमें जो है उत्तराखंड ये भी जो है 5वां प्रश्न पत्र है और फिर उत्तराखंड ये 6वां प्रश्न पत्र है। तो इन दोनों के अंदर उत्तराखंड के तमाम पहलुओं से संबंधित जानकारियों को रखना जरूरी है। जैसे उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उसकी संस्कृति हो गया, उसके आंदोलन हो गए। दूसरे हिस्से में जो है उसने उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का अर्थशास्त्र और ऐसे तमाम पहलुओं के इनके अंदर दिया है। तो ये जो 8 प्रश्न पत्र हैं, इनके भाग को, विषय वस्तु को ध्यान में रख करके तैयारी की एक सुनिश्चित रणनीति अपनाना आवश्यक है। अब जो इसमें प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है या जो पीछे पूछे गए हैं और इस बार जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, तो इसके अंदर जो है लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं और इसमें जो शब्द सीमा होगी वो 20 से 50 शब्दों की सीमा हो सकती है और इतनी शब्द सीमा के अंदर उत्तर को लिखना बहुत कठिन माना जाता है अगर हमें व्यवस्थित रणनीति इसके लिए नहीं अपनाई है। हम इसी के पहलू पर एक लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो है दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अंदर शब्द सीमा 125 से 150 हो सकती है और ये भी दूसरा महत्वपूर्ण रहेगा। और तीसरा हो गया इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 200 से 250 शब्दों की सीमा वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन 3 प्रकार के प्रश्नों के मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है। हमारी जो तैयारी रहेगी प्रत्येक प्रश्न पत्र के साथ में वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके निर्धारित की गई कि हम कैसे कैसे इनको तैयार करें। अब अगर हम इसमें बात करें कि रणनीति क्या होनी चाहिए इस परीक्षा के लिए, किन चीज़ों को साथ साथ में ध्यान रखना जरूरी है तैयारी करते साथ, तो हम इसमें पहला आएंगे कि इन डेप्थ स्टडीज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक विषय के साथ में गहराई से अध्ययन होना चाहिए। परंतु ये जो अध्ययन है ये मुख्य परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में एनालिटिकल हो जाएगा, यानी विश्लेषणात्मक अध्ययन हो जाएगा। अर्थात चीज को पढ़ना, उसका अवलोकन करना, उसका जो है तुलना करना और फिर उसके साथ में एक निष्कर्ष निकालना। तो एक विश्लेषणात्मक जो है अध्ययन की पहली आवश्यकता है सिर्फ तथ्यों तक सीमित न रहना या फिर जो है सिर्फ फैक्टों को याद करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका विश्लेषण होना आवश्यक है किसी भी जो है टॉपिक पे। दूसरा, समसामयिक घटनाओं पर विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं उनका संबंध करंट अफेयर्स के चीज़ों के साथ में जुड़ा होता है, तो हम समसामयिक घटनाओं पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखें। अब क्या समस्त प्रकार के करंट अफेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं। हम जो ये मुख्य परीक्षा लिए करंट अफेयर्स रखें उसमें थीम बेस्ड करंट अफेयर्स होना जरूरी है। थीम बेस का मतलब है जो विशिष्ट पहलुओं से, चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ें हैं। जैसे हम कहें G20 समिट से जुड़ा हुआ है, हिस्सा है, उस पर जो है तैयारी कर सकते हैं। कोप 28 से जुड़ा हुआ चीज़ों के हिस्सा है, उस पर तैयारी कर सकते हैं। ओलंपिक से जुड़ा हुआ हिस्सा है, उस पर तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो है इसी प्रकार के जो योजनाओं से जुड़े हुए पहलू हैं उत्तराखंड सरकार के या केंद्र सरकार के, ऐसे स्पेसिफिक हिस्सों पर हम जो है फोकस करके करंट अफेयर्स वाले हिस्से को, समसामयिक घटनाओं को बेहतर कमांड कर सकते हैं
और उसका फिर उपयोग हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के साथ में जोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका आधार क्या माने, बेंच मार्क क्या माने कि हमें क्या बेस लेकर के प्रिपरेशन करनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड में एक गैप के बाद परीक्षाएं होती हैं, तो फिर हमारे पास बेंचमार्क के रूप में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश होता है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग नियमित रूप से परीक्षाएं होती हैं और काफ़ी कुछ दोनों राज्यों की स्ट्रैटेजी में समानता में देखने को मिलती है। तो हम उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षाओं को एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी तैयारी करने की रणनीति किस आधार पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आत्मावलोकन करना अपने स्वयं के सुधार के लिए, अर्थात स्ट्रेंथ क्या है कैंडिडेट की, वीकनेस क्या है, वो कितना विश्लेषण करता है, शब्द सीमा की स्थिति क्या है, वो लिखने की क्षमता कितनी है, एक समय पर कितना अवलोकन कर सकता है, 3 घंटों के अंदर इतने लंबे चौड़े विषय वस्तु को एक साथ ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसी चीजों पर शुरुआत से ही अगर गौर किया जाए तो ये प्रगति होती रहेगी और मुख्य परीक्षा के लिए बेहतर स्थिति आ जाएगी। तो इन चीजों पर भी गौर किया जाना चाहिए, ये रणनीति के एक हिस्से हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। दूसरा इसमें परीक्षा रणनीति और क्या है, तो परीक्षा रणनीति में अगला हिस्सा आ जाएगा जितना भी अब समय इस परीक्षा के लिए बचा हुआ है, अर्थात 3 महीना या 3.5 महीना, इस समय को निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित करना जरूरी है। तो जितनी तैयारी होनी है वो इस समय को ध्यान में रख करके, पहला बात। दूसरा, रिवीजन रणनीति क्या है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा, तब तक मुख्य परीक्षा में इतने शब्द सीमा और इतनी समय सीमा के अंदर उन्हें लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो रिवीजन एक नियमित हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे विद्यार्थियों का एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि उन्हें हफ्ते में कितने दिन रिवीजन करना है, कितने कितने गैप के बाद रिवीजन करना है और वो नियमित करना है। तो रोज के कार्यक्रम में रिवीजन होना एक आवश्यकता है। इसके अलावा जो है आंसर राइटिंग, जो लिखने की जो हमारी क्षमता है वो, तो डेली आंसर राइटिंग आवश्यक है। हम यहाँ पर प्लानिंग स्टूडेंट टू स्टूडेंट करते हैं कि कम से कम 2 से 4 प्रश्नों को रोज लिखा जाए, फिर उनका अवलोकन किया जाए, उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधारा जाए और उसके लिए फिर कैसे एक साइकिलिंग तैयार किया जाए वो भी जरूरी है। साथ में जो है उत्तराखंड पे विशेष ध्यान देना जरूरी, क्योंकि 400 अंकों का 2 प्रश्न पत्र अब शामिल हो चुका है और प्रत्येक प्रश्न पत्र के साथ में भी इस तरह का जो है इसमें जुड़ाव रहेगा। तो यहाँ के स्थानीय सरोकारों को ध्यान में रखना, उनकी विशेषताओं को गौर करना और उसके हिसाब से प्रश्नों के अंदर उन्हें जोड़ना। साथ में जो है प्रश्नों के लिए यथार्थ कीवर्ड्स की पहचान। अब जैसे ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन छोटे अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर जब जो है लिखा जाएगा तो शब्द क्या लिखें, प्रश्न के अनुसार उन्हें लिखें। वो कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसकी पहचान करना आना चाहिए। और साथ में जो अब लेखन हो रहा हो तो व्याकरण का भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉलन लगाना है, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है। ऐसा जो है ये दूसरा रणनीति का हिस्सा मुख्य परीक्षा के अंदर एकलव्य आईएएस अकेडमी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत क्षमता में सुधार क्या क्या किया जा सकता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो जैसे हमें पता है कि समय 3 घंटा है और जो शब्द सीमा होनी है वो लगभग 2100 से 2500 2400 के आसपास शब्दों का इसको 3 घंटे के अंदर लिखा जाना है। अब क्या हम इतना लिख पा रहे हैं? और बड़ी बात क्या है, सोचना, फिर याद करना, फिर प्रश्न के हिसाब से उन्हें लिखना आसान काम नहीं है। तो इसी के लिए हम विद्यार्थियों को यहाँ पर विशेष रूप से तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न को रिकॉल करना, एक साथ में हम ज्योग्राफी भी याद कर रहे हैं, हिस्ट्री भी याद कर रहे हैं, नेशनल मोमेंट्स भी याद कर रहे हैं और फिर उन्हें लिख भी रहे हैं। तो ये जो क्षमता है ये अचानक एक दिन नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए व्यवस्थित नियमित रूप से जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा पहलू ये हो जाएगा, उलझन वाले प्रश्न भी आएंगे जिनमें जो है
संदेह होगा, डाउट होगा, और उन्हें हम कैसे लिखें, कैसे मैनेज करें, उन्हें छोड़ें, क्या करें, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। समसामयिक उदाहरणों का उपयोग कैसे करें ताकि हम अपनी बात को प्रमाणित कर सकें और उसको महत्वपूर्ण बना सके। तो ये जो उदाहरण हैं, रोजमर्रा की जो घटनाएं घटती हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, वैज्ञानिक हैं, सांस्कृतिक हैं, ऐसे तमाम विषयों के उदाहरणों को विद्यार्थी अपने प्रश्न की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये तभी है जब ये पहले से किया जाए, और साथ में अपना सर्वोच्च क्षमता का प्रदर्शन करना। बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना बिना नियमित प्रैक्टिस के हो नहीं सकता है। तो ये अगली जो है रणनीति है हमारे यहाँ पर कि कैसे हम इन चीज़ों को करेंगे। इसके साथ जो है कीवर्ड्स की पहचान का जो है एक तरीका जो है हम बात कर रहे हैं कि कीवर्ड्स जो यानी आंसर राइटिंग होती है मुख्य परीक्षा में, जो सबसे महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और सबसे अधिक अंक अर्जित करने का साधन है, वो है लेखन के लिए कीवर्ड्सों का चयन करना। मुख्य शब्द जिनके आधार पर परीक्षक या एग्जामिनर जो है अंकों को देता है। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें संसदीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए, डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसके लिए शब्द मिले हमें 50। अब संसदीय व्यवस्था जब हम जो है पढ़ते हैं तो एक बहुत लंबा चौड़ा एक विषय है, और उसे 50 शब्दों में देना सरल काम है ही नहीं, फिर भी देना है। अब देने में क्या चीजें हमें ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ शब्दों का स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रश्न के अंदर आने हैं। जैसे इसमें संसदीय व्यवस्था बिना राष्ट्रपति के समझा नहीं सकते हम, बिना कार्यकारी प्रमुख के नहीं समझा सकते हैं, वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के बिना नहीं समझा सकते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये मुख्य शब्द हैं जिनका हम संसदीय व्यवस्था के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि भारत ने अपनी शासन प्रणाली में संसदीय व्यवस्था का उपयोग किया है, और अमेरिका में जो है राष्ट्रपतीय व्यवस्था का उपयोग होता है। अब हमें संसदीय व्यवस्था में जहां इतना लंबा चौड़ा लिखने के लिए है, कुछ मूल शब्द जो हमारे सीधे दिमाग में पहले से हों, तो इनके बेसिस पर हम उत्तर लिख सकते हैं, और वो भी सिर्फ 50 शब्दों के अंदर। तो क्या रहेगा इसका उत्तर? संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति में केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जैसे ब्रिटेन का मुखिया होता है नाम मात्र का, क्योंकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। और मंत्रिपरिषद राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकारी अधिकारी होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो आपने जो कीवर्ड्स मुख्य रूप से दे दिए हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र मुखिया होता है, एक वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति वो प्रधानमंत्री के अंदर है, दो मंत्रिपरिषद जो है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकारी अधिकारी है, और इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो जब हम संसदीय व्यवस्था को समझना चाहेंगे तो इन 3-4 कीवर्ड्स के अंदर हम इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये 50 शब्दों के अंदर व्यवस्थित उत्तर हो जाएगा हमारा इसके लिए। इसी प्रकार से एक और है कि नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं तो हम ये ना करें कि जो है हम संविधान में जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वो सारा जो है प्रीलिम्स फैक्ट है। यहाँ पर एक उल्लेख करना है, समझना है हमने कि हम करते उसके अंदर व्यवस्था क्या है, प्रावधान क्या है। तो जब हम जो है नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख कर रहे होंगे तो फिर हमें फिर कुछ कीवर्डों की स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे जो है इस निर्देशक तत्व को समझाने के लिए हमारे पास शब्द लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है नीति निर्देशक तत्व हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना इनका उद्देश्य है, केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देता है नीति निर्देशक तत्व की उन्हें किस तरह से जो है राज्य के लिए काम करना है, और जब कानून बनाता है राज्य तो इन सारे प्रावधानों का उपयोग करने की उससे अपेक्षा की जाती है।
तो ये कीवर्ड्स हो गए हैं, इसे 50 शब्दों के लिख लें। अब हम इसको लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण और उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, ये दूसरा शब्द हो गया। हेतु केंद्र और राज्यों को क्या करता है? ये मार्गदर्शन। तीसरा, इन्हें भारतीय लोकतंत्र की निरंतर यात्रा का लक्षित गंतव्य कहा जा सकता है और राज्य कानून बनाते समय इन्हें लागू करने की अपेक्षा उससे की जाएगी। ये जो शब्द हैं ये इस प्रश्न के कीवर्ड्स हो सकते हैं और ऐसे किसी भी प्रश्न के मूल शब्द आवश्यक रूप से होते हैं जिसके आधार पर जो है अंकों का निर्धारण निश्चित रूप से होता है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी में ऐसे प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हम वो कीवर्ड्स ढूंढ करके या फिर विद्यार्थी को उसको समझने, उसे पकड़ने, उसे जानने के लिए तैयार करते हैं ताकि वो उत्तरों को वैसे ही लिखे जैसे आयोग की आवश्यकता होती है, जिस पर अंकों का निर्धारण होता है। तो तमाम विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने वाले हैं या होने की जिनकी संभावना है, वो तमाम विद्यार्थी एकलव्य आईएएस एकेडमी में अपना पंजीकरण करा सकते हैं और मुख्य परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।